हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट किया था क्या एल्गोरिदम होती है, उसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। देन हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। आज लेक्चर 2 में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक्स होती हैं एक एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए। सेकंड है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। अभी जो हमने वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, हमने पढ़ी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन पढ़ी थी एवरेज, उनको नेम दे दिया एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये क्या होती हैं एंड इसमें दो और टाइप्स ऐड कर दिए गए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एल्गोरिदम की, दो टाइप की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देन लास्ट टॉपिक हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ोगे, और ये सारी टेक्निक्स वन बाय वन एक एक यूनिट में पढ़ाई गई हैं। पहली है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, सेकंड है ग्रीडी टेक्निक, थर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फोर्थ ब्रांच एंड बाउंड, फिफ्थ है रेंडमाइज्ड एल्गोरिदम एंड बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। डिवाइड एंड कॉन्कर जो अप्रोच है वो आप पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट में ही आने वाले लेक्चर्स के अंदर। देन ग्रीडी टेक्निक एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। देन ब्रांच एंड बाउंड आप पढ़ोगे यूनिट 4 में, एंड रेंडमाइज एल्गोरिदम आप पढ़ोगे लास्ट 5th यूनिट के अंदर। ये सारी टेक्निक्स हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि ये जो टाइप्स हैं टेक्निक्स के, यही आपको हेल्प करते हैं किसी भी एल्गोरिदम को बनाने के लिए। नाउ द टॉपिक इज एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये आपने डीएसए में भी पढ़ा था, देन आपने टफल में भी पढ़ा था। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर मैथमेटिकल टूल टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब उसको निकालने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का आप यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ नोटेशन, इसीलिए उनको नोटेशन बोला गया है। टू टाइप्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पहली है टाइम, देन है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन सेट। किसी भी एल्गोरिदम का टाइम किस पे डिपेंड करेगा, कितने उसके अंदर स्टेप्स हैं। अगर ज़्यादा स्टेप्स होते हैं तो उतना ही प्रोसेस होने में, एग्जीक्यूशन होने में किसी भी एल्गोरिदम को टाइम लगता है, और अगर वहीं पे आपकी जो स्टेप्स हैं वो कम होंगे तो आपका जो टाइम होगा, एग्जीक्यूशन टाइम, वो भी कम होगा। तो यही तो बोलते हैं, अगर किसी एल्गोरिदम में कम टाइम लग रहा है कंपाइल होने के लिए, रन होने के लिए, तो वो बेस्ट एल्गोरिदम मानी जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। प्रोसेस स्पीड, डिस्क इनपुट, आउटपुट स्पीड एक्सेट्रा ऑल डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that are included inside an algorithm. Now time function denote by tn. अब जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं tn के हेल्प से, where n is the input size। और जो n है वो बताता है कि कितने इनपुट्स एक एल्गोरिदम ले रही है किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूट करने के लिए। There are following type of asymptotic notations। अभी तक आपने 3 टाइप की नोटेशंस पढ़ी थी। पहला था बिग ओ, देन बिग थीटा, देन बिग ओमेगा। बट अगर आप डा में पढ़ोगे तो आपके पास 2 और नई नोटेशंस हैं। पहली है लिटिल ओ एंड फिफ्थ है लिटिल ओमेगा। पहली है बिग ओ नोटेशन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अपर बाउंड भी बोल सकते हैं। अ फंक्शन fn कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ gn। जब भी कभी हमारी अगर जो स्टेप्स हैं किसी भी एल्गोरिदम के, अगर वो नॉर्मल फंक्शन से ऊपर जा रहे हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, जो हमारी cn, जो हमारा नॉर्मल एल्गोरिदम हमने लिखी है, उसके स्टेप्स नॉर्मल कह सकते हैं सैंपल ऑफ फंक्शन से ऊपर जा रहे हैं, तो वो हमारी होती है बिग ओ नोटेशन। और अगर हमारी नोटेशन जो है वो एक सेट ऑफ नंबर ऑफ रूल्स से नीचे है, कम स्टेप्स में आप कंप्लीट कर पा रहे हो, तो वो हमारी कहलाती है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, लोअर बाउंड। अ फंक्शन fn कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द ऑर्डर ऑफ gn। और कोई भी फंक्शन किस हेल्प से डिनोट कर सकते हैं आप, gn की हेल्प से। और इसका जो हमारा इक्वेशन होती है वो होती है fn इक्वल्स टू ओमेगा का साइन एंड देन g की पावर n। कोई भी हमें फंक्शन दिया, उसकी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें नोटेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला ये होता है। If there is exist a value of positive integer n as number and positive constant c such that, और अगर हमें कोई भी पॉजिटिव नंबर इंटीजर दिया हुआ है और एंड जो पॉजिटिव कांस्टेंट है वो हमने माना c, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होती है fn ग्रेटर देन इक्वल्स टू c डॉट gn। जब उसमें क्या होता है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हम करते हैं अपने न्यू फंक्शन के साथ।
फॉर n इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑल केसेस, जितने केसेस हमने पढ़े हैं। पहला है वर्स्ट, देन एवरेज, देन बेस्ट केस। आई होप स्टूडेंट समझ आया होगा। यहाँ पे देखो इसी में ये दिखाया है, ये होता है नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ये होता है हमारा साइज क्या होता है। इसमें नॉर्मल जो हमारी फंक्शन है वो fn है और इससे नीचे हमारे स्टेप्स आ रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, लोअर बाउंड हो गया। देन द थर्ड वन इज बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन एवरेज बॉन्ड को ही डिनोट करता है। अ फंक्शन fn इक्वल्स टू थीटा gn व्हेन देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट c1, c2 एंड c। जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं तो हम बिग थीटा नोटेशन डिनोट करते हैं, और उसकी इक्वेशन होती है जब एक फंक्शन है उससे पहले उससे अगर ज्यादा है हमारे तो कांस्टेंट कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है, और उसके अगर उससे ज्यादा जा रहे हैं फंक्शन से तो कितने स्टेप्स हैं। तो c1 gn स्मॉलर देन इक्वल्स टू fn एंड जो fn है हमारा वो लेस देन है इक्वल्स टू c2 gn। देखो यहाँ पे बीच में स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, ये फंक्शन है जो नॉर्मल एक किसी भी प्रॉब्लम का होगा। देन c2 gn जो है जब हमारे स्टेप्स इंक्रीज होते हैं, और c1 gn है जब हमारा स्टेप्स जो है वो रिड्यूस होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू ऑफ n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, और जब लार्ज वैल्यू होती है n की तभी उसके जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट होता है। देन फोर्थ वन है लिटिल ओ नोटेशन। कई बार क्या होता है कि थियोरेटिकल प्लस मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं 7 मार्क्स में। अगर उन्होंने बोला एसिम्प्टोटिक नोटेशन लिखो, उसके टाइप्स बताओ एंड देन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये इसका फॉर्मूला है लिमिट fn डिवाइड बाय gn इक्वल्स टू 0 और n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, और यही लिटिल ओमेगा नोटेशन में है। इसमें बस जो स्पेस है वो चेंज हो जाता है, gn अपॉन fn हो जाता है यहाँ पे। बाकी जो n की वैल्यू है वो बिलोंग करती है इनफाइनाइट की, कोई भी वैल्यू हो सकती है। Now the next topic is complexity of an algorithm. There are two types of complexity of an algorithm. पहली होती है time complexity, second है space complexity. अब गौर करने वाली बात क्या है, time complexity is more important than space complexity. Code take less time in computation process, it will be preferred best. ये तो आप सबको पता ही होगा, जो भी एल्गोरिदम जो भी कोड अगर कम टाइम में कंपाइल होके हमें वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है तो वो बेस्ट एल्गोरिदम मानी जाती है, उसे ही प्रेफर किया जाता है। अगर नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स हमें दी गई हैं और उसमें से सबसे कम वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कम टाइम ले रही है कंपाइल होने के लिए, उसी को हम प्रेफर करते हैं। तो अगर कहीं पे बोला जाए कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में से सबसे ज़्यादा प्रेफर क्या किया जाता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रेफर की जाती है। So the time complexity, total amount of computer time need to run and complete an algorithm. Total amount of time जो भी लग रहा है किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए, उसकी मेमोरी में यूज कितने उसके अंदर स्टेप्स हैं और कितना कंपाइल होने में वो टाइम ले रही है हमें प्रोवाइड करने के लिए आउटपुट, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, TN से। अभी हमने पढ़ा ही था हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या क्या मेन क्राइटेरिया होते हैं किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है चेक हाउ मेनी टाइम्स द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अब देखो इसमें पहला है कि कोई भी अगर लाइन के लिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हो तो उसमें ये देखो कि वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। देन सेकंड है एल्गोरिदम कैन बी सिंपल स्टेटमेंट और आइटरेटिव और रिकर्सिव। एल्गोरिदम एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है कि एक बार एग्जीक्यूट हुआ और खत्म हो गया, बट कभी कभी क्या होते हैं जो हमारे स्टेप्स होते हैं कोड के अंदर वो रिकर्सिवली परफॉर्म होते हैं, रिकर्सिवली एग्जीक्यूट होते हैं। जब भी फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप लगता है तो वो सब क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो होती है वो मैनी टाइम्स रिपीट करती है किसी भी लॉजिक को। देन थर्ड है देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग फाइंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम एज फॉलोज। अब कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हो। रूल 1 है फॉर सिंगल स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया अगर कहीं पे सिंगल स्टेटमेंट लिखा है जैसे c इक्वल्स टू a प्लस बी, अब जब आप कंपाइल करोगे, मान लो C में आपने प्रोग्राम लिखा और वहां पे लिखा हुआ है c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये तो एक बार ही आउटपुट जनरेट करेगा ना, तो यहाँ पे Tn क्या हो जाएगा, O ब्रैकेट में n। अब देखो इन्होंने क्या हर बार जो इन्होंने प्रेफर किया वो बिग O किया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो यहाँ पे क्या आया, n टाइम्स हो रही है तो यहाँ पे O n, 1 तो यूज होता ही नहीं है किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो हमने 1 की स्पेस पे क्या लिख दिया, n। नाउ रूल 2 फॉर लूप। किसी भी लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो पहले देखो, पहले इसमें लिखा है फॉर i इक्वल्स टू 1 i विल बी लेस देन और इक्वल्स टू n। अब इसने बोल दिया i स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। देन इसने बोला i और इक्वल्स टू होता है n के हो सकता है, और i प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो जब तक हमारा इसमें n से चलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी Tn इक्वल्स टू बिग O n प्लस 1। क्यों n प्लस 1 कैसे हुई, देखो n टाइम्स तो ये चलेगा ही,
इन्होंने बोल दिया ना i इक्वल्स टू n हो सकता है, और फिर इन्होंने 1 ऐड इसलिए किया क्योंकि आपने i प्लस प्लस लिखा, और डबल प्लस का मतलब है एक बार इंक्रीमेंट होना किसी भी वैल्यू के अंदर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर भी आप यही लिखोगे, टी एन इक्वल्स टू बिग ओ एन प्लस 1। अब इन्होंने लिखा प्रिंट हेलो, तो प्रिंट हेलो एक बार तो हो गई बट n टाइम्स भी होगा, तो 1 इंटू एन, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्रिंट हेलो के लिए वो हो गई n। थर्ड रूल है नेस्टेड लूप के लिए। नेस्टेड लूप, जब एक लूप के अंदर भी लूप होता है तो क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वैसे ये पूछा नहीं जाता बट बेसिकली इनको याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी। तो इन्होंने फर्स्ट वाले फॉर लूप के लिए n लिखा, सेकेंड लूप के लिए भी n होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो दोनों को मर्ज कर दिया तो n स्क्वायर हो गई। नाउ प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो में क्या हो रहा है, वो वैल्यू पुट हो रही है बार बार, तो 1.n प्लस n स्क्वायर। क्यों, देखो पहले j के लिए चले हम तो हमने 1 ले लिया, देन हम इस लूप से इस वाले लूप के अंदर आए, फिर हमने i की वैल्यू 1 रखी, तो ये भी चला ही होगा n टाइम्स। देन हमने क्या करा, जब ये ट्रू हो गई तो हमने क्या प्रिंट करवा दिया, हेलो। तो ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, अगर पहली वैल्यू चलेगी देन वो सेकंड पे जाएगा, सेकंड चलेगी देन वो थर्ड पे जाएगा, और थर्ड पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट, मतलब यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज हैं वो आउटपुट जनरेट कर रही हैं। तो हमने क्या करा, 1.n प्लस n स्क्वायर, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई है टी एन इक्वल्स टू बिग ओ एन स्क्वायर। अब आप मुझसे पूछोगे मैम हमने कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, कांस्टेंट आप ऐड करते रहो, फिर भी जो हमारी वैल्यूज हैं वो तो बेसिकली उन्हीं पे डिपेंड करेंगी जो कि हमारी n की वैल्यूज हैं। कांस्टेंट को आप लगाओ चाहे ना लगाओ वैल्यू सेम रहती हैं, इसीलिए हमने प्रेफर किया n स्क्वायर। अब यहाँ पे 2n स्क्वायर था और n था, अब इसमें से आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सी ज्यादा नीडेड है, तो n तो सिंगल है इसकी वैल्यू कम है, n स्क्वायर की ज्यादा है, इसीलिए हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रेफर करा n स्क्वायर। नाउ द फोर्थ रूल इज कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स। जब एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट आती रहे तो कैसे आप प्रेफर करोगे कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लेनी चाहिए। तो मान लो एक प्रोसेस P1 है, एक है प्रोसेस P2, जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी T1 दी हुई है, P1 जो प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी T1 है और प्रोसेस P2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है T2। तो इन दोनों में से जिसकी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अभी मैंने आपको इसमें बताया ना Tn स्क्वायर प्लस n में से हमने दोनों को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा प्रेफर किसको दी आपने, n स्क्वायर को। तो यही इन्होंने बताया मैक्स T1 T2 लिखो एंड देन देखो इन दोनों में से किसको प्रेफर कर सकते हैं, मतलब कौन सी मैक्सिमम है, तो n तो स्मॉलर है n स्क्वायर बिग है, तो हमने उसको प्रेफर करा, और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो हुई बिग ओ n स्क्वायर। अब आपको समझ में आया कि कैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। नाउ रूल 5, जब हमारे पास इफ एल्स कंडीशन हो, इफ एल्स कंडीशन में भी आपको यही देखना है। पहले देखो इसमें कंडीशन दे दी इन्होंने बोला एक प्रोसेस P है, P1 है और एक है P2। अब इन दोनों में से कौन सी प्रेफर कर सकते हो, जिनकी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो मैक्सिमम जो है वो P2 की है, इसलिए हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली वो ली बिग ओ n स्क्वायर। आउटपुट वही आएगा, चाहे P1 के लिए आप n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है और P2 के लिए n स्क्वायर लग रही है, बट हाईएस्ट किसकी है, मैक्सिमम किसकी है, उसी को आप प्रेफर करोगे। देन रूल नंबर 6 है व्हाइल लूप। जब हमारा व्हाइल लूप लगता है तो कैसे आप प्रेफर कर सकते हो, तो इसको याद करने के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है Tn इक्वल्स टू बिग ओ लॉग n। लॉग n इसमें यूज होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। देन द लास्ट रूल इज 7 विच इज रिकर्सिव एंड रिकर्सिव फंक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए भी और आने वाले आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे। इसमें हमने एग्जांपल दिया है फैक्टोरियल का, इसमें लिया इन्होंने फैक्ट n जो कि फैक्टोरियल है, इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके लिए हमने लेट करी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है Tn। हमने लूप ब्रैकेट स्टार्ट करा, उसके अंदर कंडीशन दी इफ n इक्वल्स टू 0। अगर n जो है वो इक्वल है 0 के तो क्या रिटर्न करे, 1, अदरवाइज रिटर्न करे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये आपको एक फैक्टोरियल का वो दे दिया कोड, तो इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये था, इसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn दे दी, देन हम आए अंदर ब्रैकेट के, इन्होंने लिखा इफ n इक्वल्स टू 0। तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम चलाओगे तो सबसे पहले तो एक बार ही चलेगा एक स्टेटमेंट, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है क्योंकि एक बार चला। तो अगर ये ट्रू होता है इफ स्टेटमेंट तो रिटर्न 1, तो ये इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी कि अगर वो चला तो ये आएगा, और अगर वो इक्वल नहीं रही तो एल्स पे चला जाएगा। देन हम एल्स पे गए क्योंकि ये फॉल्स हो गई वैल्यू।
ये वो वैल्यू फॉल्स हुई, देन हम एल्स कंडीशन पे गए और इन्होंने क्या लिख दिया इसमें n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब ये हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n इंटू लिखा हुआ था, तो ये n टाइम्स लिखा जाएगा, तो हमने यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n लिख दी, क्योंकि एक एक स्टेप पे एक एक इंस्ट्रक्शन पे आपको निकालनी होगी, देन इन सबको ऐड करके तब आप आंसर बताओगे। तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई एक एक स्टेप की वो है 1 + 1 + n, तो 2 + n हो गया। कांस्टेंट हम लेते नहीं है, इनटू में भी नहीं लेंगे और जब ऐड हो रही होगी वैल्यू तब भी नहीं लेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो है बिग O n। आई होप स्टूडेंट समझ आया होगा आपको। नाउ व्हेन एन एल्गोरिदम कंटेन अ रिकरेंस और रिकर्सिव कॉल, जब भी एक एल्गोरिदम में कोई भी रिकर्सिव स्टेप परफॉर्म होता है, कई बार मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म हो जाता है, इट्स रनिंग टाइम कैन बी डिस्क्राइब बाय रिकर्सिव इक्वेशन, रिकरेंस इक्वेशन। तो उनकी जो टाइम होता है वो किससे डिस्क्राइब कर सकते हो आप? रिकरेंस इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल रिकरेंस रिलेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट फिबोनाची सीरीज, ये इसका एग्जांपल है, यहां से आप समझ सकते हो फिबोनाची सीरीज है। देन हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn ली, देन इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न दिस फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे अभी तक अगर वो इक्वल होती तो रिटर्न 1 करते, इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो रिटर्न फिबोनाची सीरीज है वो कौन सी है? n-1 एंड n-, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 देन Tn-1 Tn+2 और जो फाइनल आई हमारी वो होती है ये। और इसको आप कैसे लिखोगे? जब आपको आंसर लिखना होगा कि Tn की वैल्यू 2 हो सकती है, इफ एल्स कंडीशन है ना, तो इफ वाली भी लिखोगे आप और एल्स वाली भी लिखोगे। तो जब हमारी कंडीशन इफ है तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 रहेगी, और अगर वो एल्स में जाती है तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या निकल के आई? Tn = Tn-1 + Tn+2। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे आप प्लस कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकर्सन से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है recursion is a process of expressing a function that call itself to perform a specific operation। जब भी कोई एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो किस में काउंट होता है? रिकर्शन में। सेकेंड है इनडायरेक्ट रिकर्सन अकर्स व्हेन फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन, और इनडायरेक्ट रिकर्सन कब होता है? जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। थर्ड है सपोज P is a procedure containing either a call statement to itself or a call statement to a second procedure, ठीक है, that may eventually result in a call statement back to the original process P, then P is called recursive procedure। जब वो एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे तो वो किस में आ जाएंगे? एक रिपीट, एक लूप में आ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिकर्सिव प्रोसीजर। फोर्थ है अ रिकर्सिव प्रोसीजर मस्ट हैव द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। किसी भी फंक्शन की अगर वो रिकर्सिव है तो 2 हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है देयर मस्ट बी अ सर्टेन क्राइटेरिया कॉल्ड बेस क्राइटेरिया फॉर विच द प्रोसीजर डज नॉट कॉल इटसेल्फ, और पहला होगा जब जो प्रोसीजर है वो खुद को कॉल ना करे, एंड सेकेंड है ईच टाइम द प्रोसीजर डज कॉल इटसेल्फ, जो प्रोसीजर है वो खुद को कॉल करेगा ही। इट मस्ट बी क्लोजर टू द क्राइटेरिया, और वो जो फिफ्थ है अ रिकर्सिव प्रोसीजर विद दीज 2 प्रॉपर्टीज सेट टू बी वेल डिफाइंड। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप क्या कह सकते हो कि वो जो रिकर्सिव प्रोसीजर है, रिकर्सिव फंक्शन है, वो वेल डिफाइंड है। तो अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया रिकर्सिव क्या होता है, ये तो बेसिकली थ्योरेटिकल समझाने के लिए था, ये इससे क्वेश्चन नहीं आता है। मेन क्वेश्चन जो आता है वो उसके मेथड से आता है। 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड टू सॉल्व रिकर्सिव फंक्शंस। 7 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर आता ही आता है। जो बेसिकली हमने देखा है वो सेकंड और थर्ड जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम्स की अगर देखा जाए तो। पहला है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सेकंड है रिकरेंस ट्री मेथड, थर्ड है मास्टर मेथड। मास्टर मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बस आपको याद करने होंगे उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो केसेस हैं, अगर वो याद हो गए तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज हम फर्स्ट वाला जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे, एंड जो सेकंड और थर्ड मेथड है वो हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल से ही आप समझ गए होंगे, 9th 10th में 11th 12th में आपने कई बार पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास आंसर आता है। इक्वेशंस हमने सॉल्व करी थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाती हूँ, ठीक है, समझ आ जाएगा। इन्होंने बोला Tn हमें दिया हुआ है, जब n = 0 हो तो वैल्यू क्या है 1,
और जब n ग्रेटर हो 0 के तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो Tn-1 + 1। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। इफ n इक्वल्स टू 0, अब इन्होंने हमें बोला कि n अगर 0 है तो हमारे पास वैल्यू क्या है Tn की 1 है, तो हमने इसी को वैल्यू निकाली। n मतलब 0 भी हो सकता है, 0 जब काउंट हो रहा है तो T0 इक्वल्स टू 1 हमने लेट कर लिया। नाउ अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी, जब n जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, तो Tn हमारे पास आया Tn-1 + 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट करी। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है वैल्यू पुट करनी है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन में देखा था हमारे पास n-1 दिया हुआ था, बट इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करा, पुट n इक्वल्स टू n-1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे Tn के जगह आप क्या करोगे, Tn-1 लिखोगे और यही चेंज कर दोगे आप जो हमारे पास इक्वल्स टू के बाद जो हमें वैल्यू दी गई है Tn-1 -1 + 1, ये आपके पास न्यू फॉर्म आई। अब ऐड करो तो हमारे पास जो नई वैल्यू आई है वो है, मतलब जो नई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो है n-1 के लिए आई है, जो कि है Tn-2। अब आपके पास n-2 के लिए वैल्यू नहीं है, तो फिर दोबारा से क्या करो, n इक्वल्स टू n-2 पुट करो। ऐसे आप रिपीट करते जाओगे और देखोगे कि जब भी इंक्रीज हो रही है वैल्यू n के साथ, जैसे अभी पहले 1 थी तो हमने n1 के लिए निकाली, n-2 थी तो हमने n-2 पुट करा दोबारा से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इक्वेशन 1 में, और फिर हमने एक वैल्यू निकाली। तो रिपीट में हमने ये देखा कि देयरफॉर एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में n अगर इक्वल है n के एंड द कांस्टेंट बिकम k, और जो कांस्टेंट है मतलब n-1 के इधर 3 है ना, 1 आ रहा था, 2 आ रहा है, 3, फिर हम दोबारा से अगर पुट करेंगे वैल्यू 4 आएगा, तो हमने इसको मान लिया k एंड बोथ विल बी ऑफ सेम वैल्यू, और n जो n है और k है उनकी वैल्यू सेम है। तो क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी, Tn इक्वल्स टू Tn-k + k इफ n इक्वल्स टू k। ये कंडीशन हमने दे दी कि अगर n और k इक्वल हैं तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी Tn-k + k। अब पुट करो, n इक्वल्स टू k है तो k की जगह भी n वैल्यू लिख दी हमने, Tn-n + n। अब n-n तो 0 हो गया प्लस n, T0 हमने अभी निकाला ही था, ये 1 है तो 1 वैल्यू पुट करो, और जो हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो है Tn इक्वल्स टू बिग O n। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन में बस क्या करना है, जो भी वैल्यूज आपको दी गई है एक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर उसी को फाइंड आउट करना है एंड देन उसको दोबारा से पुट करना है इक्वेशन बनाने के बाद। ये करते करते आपके पास एक तरीके का पैटर्न आपको शो होगा। देन आपको दिखाना है जो कांस्टेंट है उसको k मान लो और n को n के इक्वल ही दिखा दो, और दोनों को n और k को इक्वल दिखाओ कि वैल्यू सेम आती हैं। अगर आप फर्दर पुट करते रहते हो वैल्यूज को, देन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इससे पहले 3 आपके नोट हैं। पहला है इफ कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम एट ऑल लेवल। अगर कॉम्प्लेक्सिटी सारे लेवल्स पे सेम आती है तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट एक्स इज प्रिफर्ड, जो भी हाईएस्ट होगी वो प्रिफर्ड हो जाएगी। देन मर्ज सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n। इफ कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफरेंट एट ऑल लेवल देन टोटल सम। देखो अगर हर एक स्टेप पे सेम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो आप हाईएस्ट वाली को प्रिफर करोगे, ठीक है, और अगर डिफरेंट आ रही है हर एक लेवल पे तो उन सबको आप पहले ऐड करोगे, देन आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करके प्रूव करके दिखाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज Tn इक्वल्स टू, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है तो n की वैल्यू क्या है 1, और जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2Tn/2 + n है तो हमारी n जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 1। मतलब सबसे पहले क्या करो, जो हमारी n ग्रेटर देन 1 के लिए इक्वेशन है फंक्शन की वो लिखो, Tn इक्वल्स टू 2Tn/2 + n, और उसको इक्वेशन 1 मान लो। अब वही सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हो, जो भी आपका राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी जाती है t के साथ उसी को आप फाइंड आउट करने के लिए n को पुट करते हो उसी की वैल्यू को। तो n इक्वल्स टू लिख लिया n/2, देन हमने उसे इक्वेशन 1 में पुट करा तो Tn/2 इक्वल्स टू 2Tn बाय, अब 2 × 2 हो गया, क्यों, यहाँ पे तो n था, अब n की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी n/2, तो यहाँ पे n/2 × 2 हो गया प्लस n/2, यहाँ आपकी वैल्यू भी चेंज हो गई। देन पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब आपके पास Tn/2 की वैल्यू आ गई, इसको ही इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी ये। अब दोबारा से हमारे पास जो n की वैल्यू है वो चेंज हो गई n/2 की पावर 2,
इसको दोबारा से आप वैसे ही पुट करोगे जैसे आपने n/2 के लिए पुट करी थी। देन हमारे पास वैल्यू आएगी Tn/3 इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब Tn/2 की पावर क्यूब प्लस 3n, ये आ गई। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये रिकर्सिवली परफॉर्म अगर होगा तो इसकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। तो फाइनली हमने देखा कि Tn इक्वल्स टू क्या आया, 2 की पावर k, फिर t, फिर n/2 की पावर k प्लस kn, जो भी कांस्टेंट थे उनको हमने k लेट कर लिया और n को हमने एज इट इज रहने दिया। लेट करो n/2 के इक्वल्स टू 1, हमने लेट करा जो n/2 के है वो इक्वल है 1 के, हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी 2 की पावर k। टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने लॉग लिया दोनों साइड और हमारे पास जो k की वैल्यू आई वो log n आ गई। देन Tn इक्वल्स टू 2k T1 प्लस kn, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वो है Tn इक्वल्स टू बिग O n log n। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लेक्चर 2 में जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।